Good morning, students. This is chapter number 7, alternating current, and today's topic is resonance in AC LCR series circuit. Right? So, resonance in a AC circuit having three components: inductor, resistor, and capacitors are connected in series. Right? Before going to this topic, we should revise the previous topic, that is AC in LCR series circuit, right? So there are three components: inductor, capacitor, resistor, and these components are connected in series and also connected with AC source. Now the same current will flow through the inductor, capacitor and resistor. The reason is that all are connected in series, right? So what we have done in previous lecture, we had made the phasor diagram, right? We have already told you that all the potential differences across these components having the directional properties. So we should treat these quantities as a vector, right? Since they have directional properties, right? So in resistor circuit, voltage and current in same phase. Number 2, now we are drawing a direction of current. मान लिया हमारी करंट की डायरेक्शन along x axis है, तो the direction of VR should be along to the current, since current and voltage are in same phase. In inductor circuit, current lags behind the voltage by pi by 2. अब यहाँ पे करंट लेग बिहाइंड हो रही है, करंट पीछे चल रही है, इसका मतलब वोल्टेज पाई बाई 2 फेज से आगे चल रही है। तो इसका मतलब जो VL है यानी इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे हमें कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप या तो यूं कहेंगे कि करंट से VL पाई बाई 2 फेज आगे चल रहा है, या यूं कहेंगे कि करंट VL से पाई बाई 2 फेज पीछे चल रहा है। ठीक। नाउ इन कैपेसिटर सर्किट, करंट लीड्स द वोल्टेज, इसका मतलब हम इसका उल्टा ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो लेग बिहाइंड हो रही है, यानी वोल्टेज जो है पीछे चल रही है। इसका मतलब हमें उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमने VC यहाँ ड्रॉ कर दिया था। नाउ दीज आर थ्री वेक्टर्स VR, VL एंड VC, ऑल हैविंग द रिजल्टेंट इक्वल टू E। इसका जो रिजल्टेंट आएगा इन तीनों वेक्टर्स का, वो E के इक्वल होगा। अब जब हमारे पास थ्री वेक्टर्स होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? पॉलीगन लॉ। लेकिन पॉलीगन लॉ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? पहले इसे टू वेक्टर्स में रिड्यूस करेंगे। तो आप देख रहे हैं VL वेक्टर और VC वेक्टर, हालांकि ये वेक्टर नहीं है, हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप इस पे वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, ऊपर एरो नहीं मारे लगाएंगे इस पे, ठीक है? वी आर गिविंग देम वेक्टर ट्रीटमेंट। तो VL और VC का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा? VL माइनस VC, ठीक है ना? हमने क्या करा, इस VC वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर यहाँ ले आए हैं। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? एडिशन। लेकिन क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, सबट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है बेटा, तो VL का मैग्नीट्यूड और VC का मैग्नीट्यूड सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास बन के आ गया VL माइनस VC। दूसरा वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास यहाँ है VR, वो VR इधर आ गया। तो इन दोनों पे हमने यूज किया है अब पैरेललोग्राम लॉ या ट्राइंगल लॉ। तो हमारे पास आ गया R इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, बट थीटा इज 90 डिग्री, so we will say that R is equal to root A square plus B square। तो A स्क्वायर क्या हो गया? VR स्क्वायर। अब B स्क्वायर क्या हो गया? VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये आ गई EMF जो आपने अप्लाई की थी। तो EMF इक्वल टू दिस। नाउ व्हाट इज VR? I into R। व्हाट इज VL? I into XL। व्हाट इज VC? I into XC। तो हम यहाँ से करंट का फॉर्मूला भी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि सबसे करंट का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ I बचेगा। तो आपके पास आ गया I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, नाउ दिस इज एम्पियर, इट्स यूनिट इज एम्पियर, द यूनिट ऑफ ई इज वोल्ट, सो इट शुड हैव द यूनिट ओम, राइट। अब इसे कहते हैं हम एक तरीके का रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको नाम रेजिस्टेंस नहीं देते, इसको नाम देते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो हमारा जो इम्पीडेंस आया उसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, नाउ व्हाट इज एक्सएल, ओमेगा एल। ठीक, व्हाट इज एक्सी, 1 बाई ओमेगा सी। तो आपके पास जेड की वैल्यू आ गई है। तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो ईएमएफ, दूसरा करंट और तीसरा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, राइट। अब हम देखते हैं कि इसका फेज क्या होगा। दिस फाइव वी हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि यही फेज डिफरेंस है बेटा बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, यही फेज डिफरेंस है। तो tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। कैसे? tan phi अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखें तो tan phi इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है VL माइनस VC डिवाइडेड बाई बेस, बेस क्या है VR, तो ये आ गया VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR। तो हम I सबसे कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सएल की जगह ओमेगा एल और एक्सी की जगह 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, तो हमारे पास tan phi की वैल्यू ये आ गई और उसी को हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, जो अभी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था हमने। अब यहाँ पे स्पेशल केसेस लेके चलेंगे। पहला केस, XL इज ग्रेटर देन XC, XL इज ग्रेटर देन XC, इसका मतलब VL इज ग्रेटर देन VC, जैसे अभी प्रीवियस डायग्राम में हमने देखा था। तो अगर XL बड़ा होगा XC से तो tan phi की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और tan phi की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब phi इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब अगर phi पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, EMF लीड कर रही है। अभी आपने डायग्राम में देखा था, इधर था E और इधर था I, जो रिजल्टेंट आया था वो था E इधर और I था इधर। ठीक है, इनके बीच का फेज डिफरेंस ही तो निकाल रहे थे हम phi। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब EMF जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, EMF लीड कर रही है, ऑल्टरनेटिंग EMF इज लीडिंग। ठीक, सेकंड केस अगर आप देखें तो हो सकता है कि XC बड़ा हो XL से, अगर ऐसा हुआ तो tan phi क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो phi क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब ये जो EMF था ना वो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आप करंट लीड करेगी। ठीक है ना, द करंट लीड्स द EMF बाई फेज एंगल phi। ठीक है, नेक्स्ट केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस कि अगर दोनों इक्वल हो जाए, यानी VL इक्वल टू VC हो जाए, XL इक्वल टू XC हो जाए, तो क्या होगा, उस केस में tan phi की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब phi इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज यानी ऑल्टरनेटिंग EMF और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएंगे, सेम फेज में हो जाएंगे। अगर सेम फेज में हो जाएंगे इसका मतलब वो एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, ऐसा बिहेव करने लगेगा जैसे उसमें केवल रेजिस्टेंस है, और इसी कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस। ठीक, अब आगे देखते हैं रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट। तो आपने देखा था XL इक्वल टू XC हो गया। ठीक है, इसका मतलब ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C हो गया। ठीक, tan phi की वैल्यू 0 हो गई, phi की वैल्यू भी 0 हो गई। अगर XL इक्वल टू XC हो जाए तो phi इक्वल टू 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो इम्पीडेंस है उसमें ये दोनों इक्वल हो गए, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इनकी वैल्यू 0 हो गई, तो क्या बचा, Z इक्वल टू R हो जाएगा, यानी इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू R। तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अगर इम्पीडेंस मिनिमम हो गया, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर मिनिमम हो गया, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और उस केस में मैक्सिमम करंट हो जाएगी E बाई R। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब XL इक्वल टू XC हो जाए तो इम्पीडेंस हो जाता है मिनिमम
और करंट हो जाती है मैक्सिमम। ठीक, तो द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज मिनिमम एंड करंट इज मैक्सिमम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन ऑफ LCR सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब जो यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी AC की उसे कहा जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहां हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए ये दोनों इक्वल हो गए, XL इक्वल टू XC, तो इसका मतलब ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C हो गया। R इसलिए लगाया है क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल। अब देखिए इस ओमेगा को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा R इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। तो ये तो हो गई रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये तो क्या था, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ, तो इसका मतलब एफ आर इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट एल सी। तो दिस इज एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं बेटा। ठीक, अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा है। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू, देखिए ये करंट और ओमेगा के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो क्या होगा, शुरू में जो Z है बेटा उसकी, क्योंकि ओमेगा कम है तो Z की वैल्यू क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी। Z की वैल्यू कम होती चली जाएगी। कारण उसका ये है कि यहाँ ओमेगा वेरी कर रहा, ओमेगा बढ़ता है तो XC की वैल्यू कम होती चली जाती है। देख रहे हैं ओमेगा, वो क्या है डिनोमिनेटर में। ठीक, तो इसका मतलब XC की वैल्यू कम होती चली जाएगी जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, लेकिन XL की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी। तो एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। ठीक है ना, एक लेवल पे आके दोनों इक्वल हो जाएंगे यानी रेजोनेंस पे, तो वहां पे आपको करंट मिलेगी मैक्सिमम। यहाँ पे आपको करंट मैक्सिमम दिखाई दे रही है। ठीक है, इसे कहा जाता है ओमेगा आर यानी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं ओमेगा और इंक्रीज करता हूं तो जेड की वैल्यू फिर क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अब ये दोनों बराबर हो गए थे, लेकिन अगर और फर्दर मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा तो ओमेगा एल बढ़ेगा और ये और कम होता चला जाएगा 1 बाई ओमेगा से। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस फिर बढ़ने लगा। ठीक है ना, हालांकि वो डिफरेंस नेगेटिव होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा। इसका मतलब जेड की वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो सॉरी बढ़ती चली जा रही है, तो करंट की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी को जिस पे करंट मैक्सिमम हो जाए उसे कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये था इसका ग्राफ। ठीक है, ये दो ग्राफ दिखाए गए हैं, दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस पे, एक R1 रेजिस्टेंस पे है, एक R2 रेजिस्टेंस पे है, और ये वाला R3 रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे R1 की वैल्यू सबसे कम और R3 की वैल्यू सबसे बड़ी, क्योंकि R3 बहुत बड़ा है इसलिए उसकी जो करंट है वो छोटी है, और R1 रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम है तो उसकी करंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये था रेजोनेंट कर्व। अब हम इसका क्वालिटी फैक्टर देखेंगे जिसे हम कहते हैं क्यू फैक्टर। ठीक है, दिस इज द बैंडविड्थ इज 2 डेल्टा ओमेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी लिमिट है ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, और मैक्सिमम लिमिट है बेटा आपके पास ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 2 डेल्टा ओमेगा। क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, अब इसे अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, यानी VL डिवाइडेड बाय VR। फिर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।